पिछले कुछ बरसों से हिंदुस्तान संगीन सामाजिक और सियासी हालात से गुजर रहा है। हिंदू राइट विंग पिटिशंस और सर्वेज के जरिए मुसलमानों की मजहबी और ऐतिहासिक जगहों को निशाना बना रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद से लेकर अजमेर दरगाह तक हमारे पास और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद और मध्य प्रदेश की तारीखी कमल मौला मस्जिद। एक के बाद एक मस्जिदों को निशाने पर लिया जा रहा है। हिंदू राइट विंग के जरिए चलाए जा रहे ये ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन कम्युनल टेंशंस और वायलेंस को पैदा करते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बुलडोजर इनजस्टिस, जिसके जरिए मुसलमानों के घरों को डेमोलिश कर दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों की रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी हमेशा से हिंदू राइट विंग ग्रुप्स के निशाने पर रही है। इसी वजह से मस्जिदों, मदरसों और इस्लामिक पहचान से जुड़े सिंबल्स को लगातार निशाना बनाया जाता है। इन सिंबल्स पर बार बार हमला सोसाइटी, पॉलिटिक्स और जुडिशरी का सहारा लेकर किया जाता है। साल 1991 में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया, ताकि हमारे देश की सोशल फैब्रिक मजबूत रहे और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। लेकिन आज ये कानून नजरअंदाज किया जाता है। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने वाली 6 पिटिशंस पर सुनवाई करते हुए एक अहम कदम उठाया। कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को ये हिदायत दी कि अब से किसी भी नए केस या पिटिशन जो मस्जिदों का सर्वे और उनके नीचे मंदिर होने के दावे की जांच करना चाहती है, ना तो कबूल की जाए और ना ही उन पर कोई नया फैसला दिया जाए। ये फैसला स्टेटस को बनाए रखने और नए सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए लिया गया है। चलिए जानते हैं आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुसलमानों की मजहबी और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी जगहों पर हो रहे बदलावों का उनकी आइडेंटिटी पर क्या असर पड़ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, इसका इतिहास क्या है और आज के समय में ये कानून इतना जरूरी क्यों है। फिर हम समझेंगे कि बाबरी मस्जिद को इस एक्ट से बाहर क्यों रखा गया था और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के हाल ही के बयान का क्या मतलब है। उसके बाद हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेज पर सवाल उठाएंगे और देखेंगे कि ये सर्वेज इतिहास को कैसे बदल रहे हैं। फिर हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ अमेंडमेंट बिल के बीच के रिश्ते की और कैसे ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आखिर में हम उन सांप्रदायिक आंदोलनों की बात करेंगे जिनकी वजह से बाबरी मस्जिद गिराई गई। ये आंदोलन कैसे शुरू हुए और क्या आज के हालात में भी हम वैसे ही संकेत देख रहे हैं। एक तरफ पुरानी हिंदू सभ्यता को महान बताने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ मिथोलॉजीज को हकीकत के तौर पर पेश करने का चलन बढ़ रहा है। आज का हिंदुस्तान और हिंदू राइट विंग के कुछ बड़े सवाल। कौन सी मस्जिद एक मंदिर के नीचे बनी है? जिस जामा मस्जिद में 500 किलोग्राम सोने का दावा किया जाता है, क्या वो एक शिव मंदिर है? कौन सी मस्जिद में किसी पुराने मंदिर का हिस्सा शामिल है? संभल में लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं। खुदाई में एक और प्राचीन बाबरी मिली है। क्या एक मस्जिद मंदिर के पास खड़ी रह सकती है? हिंदू दुनिया में सबसे ज्यादा सहिष्णु लोग हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर की परिधि में मस्जिद बनाने की बात उन्हें असहिष्णु बना सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक मस्जिद को खड़ा रहना भी चाहिए या नहीं? ये सवाल हिंदू राइट विंग संगठनों के जरिए रिलीजियस प्लेसेस को दोबारा अपना बनाने की कोशिश के साथ मिलकर ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसे एक्सपर्ट्स मेजोरिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल मानते हैं। इसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों की तहजीब और सभ्यता की अहमियत को हाशिए पर धकेलने की कोशिश नजर आती है और मुस्लिम समुदाय के बीच इस माहौल में अपनी मजहबी जगहों को खोने और हिंदुस्तान में अपनी पहचान खत्म होने को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये चिंता तब और गहरी हो जाती है जब एनडीए सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 में बदलाव का प्रस्ताव दिया। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024, जिसका मकसद मुसलमानों की मजहबी जगहों पर हमला करने से जोड़ा जा रहा है और ये एक खतरनाक पैटर्न की तरह सामने आ रहा है। आइए जानते हैं कैसे होते हैं ये हमले।
ये सिलसिला अक्सर एक PIL से शुरू होता है, जिसे हिंदू राइट विंग ग्रुप्स दायर करते हैं। फिर कोर्ट एक सर्वे का आदेश देती है और ये सर्वेज अक्सर जय श्री राम के नारों के बीच होते हैं, जिससे जमीन पर तनाव और बढ़ जाता है। इसके बाद माहौल बिगड़ता है और तनाव हिंसा में बदल जाता है। हिंसा के दौरान पुलिस और प्रशासन का रवैया भी एक तरफा नजर आता है। फिर बुलडोजर लाए जाते हैं और मुसलमानों के घरों, दुकानों और रिलीजियस प्लेसेस को गिरा दिया जाता है और इसे बुलडोजर जस्टिस का नाम दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि जहां कई राइट विंग ग्रुप्स ये दावा करते हों कि देश भर में करीब 36,000 मस्जिदें असल में मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। 40,000 sites at best is a number within the broken, truncated, moth-eaten Bharat that you see today. We are looking at 40,000 sites across the board. एक ऐसे समाज के लिए ये पैटर्न कितना घातक साबित हो सकता है। ये आंकड़े न केवल एब्सर्ड हैं, बल्कि इनका जस्टिफिकेशन भी खतरनाक है, जो कहते हैं कि मुस्लिम रूलर्स ने जबरदस्ती मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी। अगर इतिहास पर नजर डालें तो ये सब बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ था। जब सवाल उठा क्या हिंदू अपना मंदिर नहीं बना सकते, उसके बाद मथुरा और काशी, और अब अचानक 36 से 40,000 मजहबी जगहों पर दावा किया जा रहा है कि वो मंदिर हैं। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये दावे एक तयशुदा योजना का हिस्सा लगते हैं। जैसे इस कम्युनल स्लोगन को देखिए, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है, जो इस रणनीति को और उजागर करता है। हाल ही में एक इंटरनेट लिंक वायरल हुआ है जिसमें उन मुसलमान मजहबी जगहों की लिस्ट है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मंदिर तोड़कर बनवाई गई थी। हमने इन मस्जिदों को राज्यों के हिसाब से मैप किया। नतीजे चौंकाने वाले थे, जैसे कि सांप्रदायिक आग भड़काने का ये राष्ट्रीय नुस्खा हो। ये माहौल पहले से ही आग में घी डालने जैसा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही है और लोगों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही VHP, बजरंग दल जैसे संगठनों और कुछ लोगों की ओर से PILs की बाढ़ सी आ गई है। ये सब मिलकर हालात को और ज्यादा गरमा रहे हैं और हवा को और ज्यादा जहरीला बना रहे हैं। जैसे कि इतिहासकार पहले ही ये साबित कर चुके हैं कि ये दावे सच्चाई पर आधारित नहीं हैं। इतिहास बताता है कि कई मामलों में बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश में सरस्वती जी इसके बारे में उल्लेख करते हैं कि प्राचीन भारत में कैसे बहुत सारे बुद्ध मूर्तियों को और बुद्ध स्तूपों को इस प्रकार से तोड़ा गया। शायद इसी वजह से RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में हिंदुओं से ये आग्रह किया था। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? That if a decision is taken that इससे ज़्यादा हम challenge नहीं करेंगे, that curtails the rights of the community and nobody can speak on behalf of everyone, because you see some of these temples could be कुल देवतास and कुल देवीस of a particular community। आप होते कौन है उनका मुंह बंद करने वाले? How can you ask them to say नहीं आप चुप बैठ जाओ, ये 3 मिल गए ना, आप चुप बैठ जाओ। ये समझना जरूरी है कि हिंदू राइट विंग लंबे समय से कल्चरल हेरिटेज को इस तरह पेश करता आया है जिससे हिंदुस्तान को हिंदू सेंट्रिक देश दिखाया जा सके। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, 100 करोड़ हिंदू आबादी है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है कि 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राम मंदिर आंदोलन है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अब उनका ध्यान ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह और दिल्ली जामा मस्जिद जैसे स्थलों पर है। इन जगहों को लेकर चर्चा तेज हो रही है और ख़ास तौर पर एक खास कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के इर्द गिर्द भी। अब सवाल ये उठता है कि ये कानून आखिर क्या है और इसके हटने से देश के सांप्रदायिक माहौल पर क्या असर पड़ सकता है।
चलिए आगाज करते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तारीखी पसे मंजर समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून का जवाब मौजूदा हालातों में भी मिलता है। ये कानून उस दौर में पेश किया गया जब देश में रथ यात्रा की वजह से बड़े पैमाने पर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ था। ये जुलूस राम मंदिर के निर्माण के लिए निकाला गया था, जहां बाबरी मस्जिद मौजूद थी। क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पर दबाव था कि वो इस पुराने विवाद का हल निकालें। लिहाजा कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा देने, संविधान के सेक्युलर उसूलों की हिफाजत करने और अशांति को रोकने के लिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उस वक्त के होम मिनिस्टर SB छवन ने लोकसभा में पेश किया। हैरानी की बात है कि इस कानून के लागू होने के 1 साल बाद ही बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इस तरह के कानून महज हिंदुस्तान तक महदूद ही नहीं हैं। असल में ये अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के दरमियान तारीखी फसादात को हल करने के लिए अपनाया गया एक आलमी रवैया है। इसी किस्म के कानून कई देशों में भी मौजूद हैं जो मजहबी जगहों की हिफाजत करते हैं और फसादात को रोकने का काम करते हैं। ये सिर्फ एक नज़रियाती नुक्ता नज़र नहीं है, हम इसे इंटरनेशनल बॉडीज जैसे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशंस के फैसलों में भी देख सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बुनियादी मकसद मजहबी जगहों की हैसियत को 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन को एक कट ऑफ डेट मानकर स्थिर करना था, जिसका मतलब ये था कि उस रोज जो मजहबी जगह जिस हालत में थी उसी हालत में बरकरार रहेंगी। अगर वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा, अगर वो मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहेगी। ये कानून गुरुद्वारों, गिरजाघरों और अन्य मजहबी जगहों पर भी लागू होता है। इस कानून का मकसद आने वाले फसादात को रोकना और मजहबी जगहों की असल पहचान को बरकरार रखना था। ये कानून संविधान के बुनियादी उसूलों को आगे बढ़ाता है जो हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ कायम हुए थे। ये कानून बराबरी को बढ़ावा देता है, चाहे इंसान का मजहब कुछ भी हो। खास तौर पर हिंदुस्तान जैसे मुख्तलिफ तहजीबों वाले देश के लिए ये बेहद अहम था, ताकि मजहबी आज़ादी को बगैर किसी भेदभाव के महफूज रखा जा सके। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के फसाद के बीच लाया गया था, लेकिन बाबरी मस्जिद को खास तौर पर इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया। उस वक्त ये दलील दी गई कि बाबरी मस्जिद का स्टेटस काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और साथ ही सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था। ये कदम कई सवाल उठाता है, जैसे मेजॉरिटी समुदाय की ख्वाहिशात को एक बड़ा इशारा, खास तौर पर हिंदू राइट विंग की डिमांड्स को पूरा करने के लिए लिया गया हो। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इरफान अहमद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या पर दिया गया फैसला पॉपुलिस्ट बिहेवियर दर्शाता है। अदालत ने हिंदू मेजॉरिटी के इस यकीन को स्वीकार किया कि बाबरी मस्जिद जहां है वो भगवान राम का जन्म स्थान है, लेकिन अदालत ने ना तो सबूतों का क्रिटिकली जायजा लिया और ना ही ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स पर गौर किया। इस एक तरफा फैसले ने मुस्लिम कम्युनिटी पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ डाला, जो इस फैसले की पॉपुलिस्ट नेचर को दर्शाता है। मगर जो यकीन लोगों के जहन में गहराई से जड़े जा चुके हों, उन्हें सिर्फ कानून के दबाव से नहीं बदला जा सकता। अगर हम हालात का इन डेप्थ एनालिसिस करें और 2019 के चुनाव के बाद बढ़ता हुआ मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट को देखें तो ये साफ होता है कि हिंदू राइट विंग हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक अलग मंजरनामा रखता है। और तो और अदालत के कॉलोनियल इंटरप्रिटेशंस और हिंदू राइट के इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री पर निर्भर होना, जैसे कि मुसलमानों के लिए मोहम्मदन शब्द के इस्तेमाल करना, ने पॉपुलिस्ट डिस्कोर्स में एक नया पहलू जोड़ दिया है। इस फैसले ने हिंदुस्तान की डाइवर्स हिस्ट्री को सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम के 2 हिस्सों में बांट दिया, जबकि इसकी विरासत बहुत ज्यादा गहरी है। ये छूट
शुरू से ही एक नियम में बदलने की संभावना रखती थी, जिससे कई हिंदू संगठनों को ये संकेत मिला कि शायद कलेक्टिव सपोर्ट से वो धर्म स्थल जिन पे अतीत में मंदिर होने का दावा है वो वापस मंदिर में बदले जा सकते हैं। और जैसे कि हमने बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस के फैसले में देखा कि कैसे ये संभावना आज हकीकत बन गई है। 2019 में जब अयोध्या मामले का फैसला आया तो वो लोग जो खुद को सेकुलर मानते हैं उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इससे ऐसे और फसाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। शायद इसी उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए मंजूरी दी, जबकि अदालत ने ये नहीं कहा कि मस्जिद किसी पुराने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि 1939 में मस्जिद के अंदर मूर्तियों को रखना और 1992 में मस्जिद का ढहाना गलत था। लेकिन इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के बीच डर पैदा हुआ कि इससे इस तरह के और दावों के लिए रास्ता खुल सकता है। उनका डर सच साबित हुआ। अगले 2 सालों में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में नए मुकदमे दायर किए गए। अब इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की संभल की शाही जामा मस्जिद, राजस्थान की अजमेर दरगाह और दिल्ली की जामा मस्जिद भी जुड़ गई हैं। आइए ज्ञानवापी मस्जिद से शुरू करें, जिसने सच में एक प्रेसिडेंट सेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहां सर्वे करने की परमिशन दी, जिससे बाकी मजहबी जगहों पर भी ऐसे ही सर्वेस कराने की डिमांड्स बढ़ गईं। तर्क ये था कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो सकता है तो बाकी मस्जिदों का क्यों नहीं। अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने बनारस की अदालत में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद में मूर्ति पूजन की इजाजत मांगी। इसके जवाब में अदालत ने एक एडवोकेट कमिश्नर को डिस्प्यूटेड साइट का इंस्पेक्शन और वीडियोग्राफी करने की अनुमति दे दी। ये सर्वे 6 और 7 मई 2022 को हुआ, लेकिन इसका फुटेज मीडिया में लीक हो गया, जिससे काफी विवाद हुआ और खासकर शिवलिंग के बारे में दावे किए गए। हालांकि मस्जिद पक्ष ने इसे फव्वारा बताया, जिसे मुसलमान वजू खाने के रूप से इस्तेमाल करते थे। 21 जुलाई 2023 को अदालत ने महिलाओं की दूसरी पिटीशन पर सुनवाई की, जिसमें मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे मंजूरी दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करना जरूरी नहीं समझा। इससे ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद मजहबी जगहों पर सर्वेस की मांग की जा सकती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जब 20 मई 2022 को हिंदुस्तान के तब के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ओरल ऑब्जर्वेशन दी, जिसने एक तरह से पैंडोरा बॉक्स खोल दिया। ये इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि उनकी ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के उनके अपने ही फैसले के खिलाफ थी, जो राम जन्मभूमि मामले में आया था। एक ऐसा फैसला जिसमें चंद्रचूड़ भी शामिल थे और जिसने 1991 के इस एक्ट की संवैधानिक अहमियत को फिर से माना था। जस्टिस चंद्रचूड़ की इस ऑब्जर्वेशन का बड़ा असर ये हुआ कि निचली अदालतों ने इसे अपने फैसलों में शामिल करना शुरू किया, जिसे हमने ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह और अब संभल की जामा मस्जिद के मामलों में भी देखा है। इन मामलों में ये तर्क दिया गया कि इन इमारतों का रिलीजियस कैरेक्टर विवादित है, इसलिए ये तय करना जरूरी है कि ये असल में मस्जिद थी या मंदिर। लेकिन ये तर्क पूरी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की स्पिरिट के खिलाफ जाता है। अगर इस एक्ट के तहत मजहबी जगहों में बदलाव नहीं हो सकता तो ये भी जायज है कि 1947 में मौजूद किसी भी मजहबी जगह के रिलीजियस कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ के तर्क से समस्या ये है कि इससे फसादात बढ़ सकते हैं। कोई भी धार्मिक स्थल को लेकर दावा कर सकता है कि उसकी फिर से जांच होनी चाहिए, और हम ये पहले ही होते हुए देख रहे हैं। मुसलमानों से जुड़े लगभग हर ऐतिहासिक जगह पर मुकदमे दायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर ये साफ करना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तोड़कर मजहबी जगह के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाया जा सकते, नहीं तो हम सिर्फ सांप्रदायिक तनाव और फसादात को बढ़ावा देंगे। एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कहा, I think that Chandrachud has done a great disservice to the constitution and to this country. एक और परेशान करने वाला चलन ये है कि कैसे मेजॉरिटी सेंटिमेंट्स
तेजी से सरकारी इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट्स में फैल रहे हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पहले ही हिंदू मेजॉरिटेरियन बायस के इल्जामात का सामना करते रहे हैं। अदालतों से लेकर मीडिया और अखबारों के दफ्तरों तक, और यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी हर जगह नजर आने वाले बदलाव दिखने लगे हैं। इस तब्दीली में इन इंस्टीट्यूशंस की फेयरनेस और इंडिपेंडेंस पर गंभीर बहस छेड़ दी है। अब इस बहस को मुस्लिम कल्चरल हिस्ट्री से जोड़ते हुए और एएसआई की तरफ से मजहबी जगहों के सर्वेस को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि हम एएसआई की रिपोर्टों की न्यूट्रलिटी पर गहराई से नजर डालें। एएसआई की रिपोर्टें खास तौर पर बाबरी मस्जिद से जुड़ी उसके तरीकों और पोटेंशियल हिंदुत्व बायस को लेकर सवालों के घेरे में रही हैं, जिससे उनकी रिपोर्टों में संदेह पैदा होता है जो मौजूदा मुकदमों में अदालत के लिए अहम सबूत हैं। ये साफ है कि एएसआई, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स और टूरिज्म ब्यूरोज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हिंदुस्तान की एंशिएंट हिस्ट्री के नजरिए को बनाने में बड़ा असर रखती हैं और इनकी तवज्जो हिंदू धर्म से जुड़े किस्सों पर ज्यादा रही हैं, जबकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे इतिहास की समझ में एक तरफा रवैया उभर कर आया है। आर्कियोलॉजिस्ट्स सुप्रिया वर्मा और जया मेनन जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने एएसआई की रिपोर्टों को चुनौती दी है और खुदाई के तरीकों और एएसआई के पोटेंशियल बायस पर सवाल उठाए हैं। ये भी बताया कि एएसआई ने पहले की खुदाइयों जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम की 1861 की खुदाई का कोई हवाला नहीं दिया, जिसमें वहां किसी टूटे हुए मंदिर का जिक्र नहीं था। वहीं एएसआई के पूर्व डायरेक्टर जनरल बीबी लाल ने अयोध्या में मंदिर तोड़े जाने की कहानी को लोकप्रिय बनाने में बड़ा किरदार निभाया था। कानूनी बहसों के बावजूद एएसआई ने सर्वे जारी रखा, हालांकि रिपोर्ट का कंटेंट अभी भी कॉन्फिडेंशियल है। ज्ञानवापी मस्जिद के वकीलों का कहना है कि इस मामले में की गई हर कार्रवाई, चाहे वो सुनवाई हो, सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो, खुद सर्वे हो या फिर हाल ही में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद एक हिस्से को सील करने का फैसला हो, ये सब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जाता है। देश में बढ़ती अफरा तफरी और हर उस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर सवाल उठाने का चलन जो मुसलमानों से जुड़ा है, आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। इसे वक्फ अमेंडमेंट बिल और इसके इर्द गिर्द फैलाए जा रहे बयानों के साथ जोड़कर देखना जरूरी है। ये सब इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक बड़े सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा लगता है। और जैसे कि अक्सर कहा जाता है, हर चीज की एक क्रोनोलॉजी होती है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हुकूमत की ये बेचैनी कि वो इन दो कानूनों में तब्दीली लाए और इनके बारे में गलत बातें फैलाए, कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। आइए समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ अमेंडमेंट बिल को एक साथ क्यों देखा जाना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये यकीन दिलाता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो हैसियत थी वही बनी रहेगी। मतलब ये कि अगर किसी मुस्लिम इमारत का सर्वे किया जाए और उसे विवादित करार दिया जाए या ये दावा किया जाए कि वो किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, तो भी ये एक्ट उस इमारत की तब्दीली या नए सिरे से पहचान बदलने को रोकता है। अब मसला पेचीदा तब होता है जब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को कानून बना दिया जाता है। ये बिल एक ऐसा ढांचा पेश करता है जो मुस्लिम इबादतगाहों की मिल्कियत और हैसियत पर सवाल उठाने को आसान बना देता है। असल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जहां इन इमारतों की मौजूदा हालत की हिफाजत करता है, वहीं वक्फ संशोधन बिल कलेक्टर्स को ये इख्तियार देता है कि वो मिल्कियत के झगड़ों का फैसला कर सकें। बिल के तहत कलेक्टर इन इमारतों का सर्वे करने का हुक्म दे सकते हैं और जब तक फैसला नहीं होता तब तक वो जायदाद वक्फ की मान्यता खो सकती है। ये एक बड़ी कानूनी खामी है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हिफाजत को कमजोर कर सकती है। इस कानून के बाद प्रॉपर्टी ओनरशिप के नाम पर मस्जिदों और दूसरी मुस्लिम जगहों का सर्वे किया जा सकेगा और इन सर्वेज में बड़ी संभावना है कि कलेक्टर ऐसे डिसीजंस ले जो मंदिर मस्जिद डिबेट्स में आग में घी का काम करें। इन दोनों चीजों को एक साथ देखने पर साफ नजर आता है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल
मुसलमानों की इबादतगाहों की मिल्कियत पर सवाल उठाने का रास्ता खोलता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कमजोरी उन झगड़ों का आगे ले जाकर तब्दीली या नए सिरे से पहचान तय करने का मौका देती है। अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये एक पैटर्न जैसा लगता है, ठीक उसी तरह जैसे CAA और NRC को एक साथ लाकर बनाया गया था। ये कॉम्बिनेशन भी देश के कम्युनल और कल्चरल सूरत हाल को बदलने का इरादा दिखाता है, जिसका निशाना खास तौर पर माइनॉरिटीज की मजहबी जगहों के ऐतिहासिक और लीगल स्टेटस पर है। ये एक बड़ा बदलाव है जिसके हमारे सोशल फैब्रिक पर लंबे अरसे तक असरात रह सकते हैं। हम आज के एपिसोड के आखिर में पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसे खत्म करें, चलिए जरा तारीख के पन्ने पलटते हैं और सोचते हैं क्या हम आज फिर से वही हालात बनते देख रहे हैं। तो सवाल ये है, राम मंदिर आंदोलन कैसे इतना ताकतवर हो गया कि उसने सेकुलरिज्म को पीछे छोड़ दिया। हालांकि इस मामले की तारीखी जड़ों और हिंदू राइट की सोच पर गहराई से बात करना इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, मगर 1980 के वो अहम एग्जाम्पल्स जरूर देखने चाहिए जिन्होंने इस आंदोलन को देश भर में एक मुहिम में बदल दी। ये मुहिम आखिरकार बाबरी मस्जिद के गिराए जाने और फिर फसाद की वजह बनी। डच स्कॉलर पीटर वैन डर वियर इस बात पर जोर देते हैं कि 1980 का दौर हिंदू राइट विंग आंदोलन के लिए सियासी तौर पर बेहद अहम रहा, खासकर साल 1984। जरा ये तस्वीर जहन में लाएं। साल 1984 रामलला के जन्म स्थान की आज़ादी के लिए ट्रकों का एक काफिला रवाना किया जाता है। फिर 1986 आता है जब जिला अदालत के फैसले के बाद बाबरी मस्जिद के दरवाजे हिंदू जनता के लिए खोल दिए जाते। वैन डर वियर के मुताबिक ये बड़ा फैसला उस वक्त की कांग्रेस सरकार की इजाजत के बगैर मुमकिन ही नहीं था। ये वो दौर था जब सियासी फैसले और सांप्रदायिक मुद्दे आपस में उलझने लगे थे और आज हम फिर से इसी तरह के हालात की परछाइयां देख रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही और हमेशा सेक्युलर नजरिए अपनाने की बात करती रही, मगर फिर राजीव गांधी का दौर आता है और वहां से चीजें बदलने लगती हैं। उनकी सरकार ने सरकारी टीवी चैनल पर रामायण का ब्रॉडकास्ट शुरू किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सोशल साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट अरविंद राजगोपाल के मुताबिक ये कदम मीडिया में मजहबी झुकाव ना दिखाने के उसूल को तोड़ने जैसा था और इससे हिंदू नेशनलिस्ट्स को बढ़ावा मिलने का मौका मिल गया। हिंदू राइट विंग इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था। उन्होंने इसे अपने लिए एक मौके की तौर पर देखा और इस लहर पर सवार हो गए। इसी कड़ी में राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा। रामायण सीरियल के किरदारों राम और लक्ष्मण की छवि को लेकर वॉलंटियर्स ने जबरदस्त मुहिम चलाई। उनका मकसद था बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाना। इस आंदोलन ने आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी मुहिम को जन्म दिया, जिसने देश की सियासत को पूरी तरह बदल दिया। लोग टीवी के जरिए जुड़ रहे थे और राम की कहानी के साथ एक मजहबी एकजुटता महसूस कर रहे थे। ये हिंदू अवेयरनेस को मजबूती देने जैसा था। इसलिए रामायण का ब्रॉडकास्ट और राम जन्मभूमि आंदोलन का उतरना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी सियासी रणनीति लगती है। कमेंटेटर्स का मानना है कि ये सब शायद शाहबानो केस और सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस पर 1988 में लगी पाबंदी के जवाब में किया गया था, मगर इस एनालिसिस पर सवाल उठाना जरूरी है। शाहबानो मामला तो मुसलमानों के अंदरूनी मसले से जुड़ा था, जिसमें किसी दूसरे मजहब का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बाबरी मस्जिद का मुद्दा दो समुदाय के दरमियान का मामला था। यहाँ एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के अधिकार को कमजोर किया गया। कांग्रेस ने इन सियासी कदमों के जरिए हिंदू वोटों को साधने की कोशिश की, मगर इसका असली फायदा बीजेपी को मिला। हिंदू राइट विंग ने बाबरी मस्जिद को मुस्लिमों की सुप्रीमेसी की निशानी के तौर पर पेश किया, जिससे हिंदुओं में बेइज्जती का एहसास पैदा हुआ। जब
मस्जिद की जमीन पर कब्जा करने की मुहिम शुरू हुई तो हिंदू संगठनों ने आगे चलकर दूसरी मजहबी जगहों पर भी दावा करने की बातें शुरू कर दी। ये 1980 के दशक की सियासत, पहचान और कल्चरल मूवमेंट की कहानी, और अगर गौर करें तो आज भी यही सियासी स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है।